बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 13। शहाबुद्दीन की इजाज़त देने पर वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से बड़ी राजदाराना गुफ्तगू करते रहे। शायद वो किसी नतीजे पर पहुंच गए थे, इसलिए कि उनके चेहरों पर अब किसी कदर इत्मीनान था। फिर एक सालार शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप पहले हमें यह बताएं कि आप में से शहाबुद्दीन कौन है और कावर्द खान कौन है। शहाबुद्दीन खुशकुन लहजे में कहने लगा, मैं शहाबुद्दीन हूं, मेरे साथ मेरा भाई कावर्द खान है। इस पर वो सालार फिर बोल उठा, मैं आप दोनों से पहली बात यह कहूं कि अजीत सिंह आप दोनों के मुकाबले पर इसलिए नहीं आया कि उसने हम पर इंकशाफ किया था कि उसका आप लोगों के साथ एक रिश्ता है और जंग में आपके सामने आकर वो उस रिश्ते को मुनक़ते नहीं करना चाहता। इस बिना पर खुद आने की बजाय उसने हम दोनों को लश्कर की कमानदारी करने के लिए भेज दिया, जबकि खुद उसने अजमेर ही में कयाम रखा। अब आपने सवाल यह किया है कि 5 कातिल दिल्ली से भागकर जोधपुर में आए थे। मैं और मेरा साथी इस बात को तस्लीम करते हैं कि 5 कातिल वाकई दिल्ली से भागकर जोधपुर में आए थे और हमें यह भी खबर है कि जोधपुर में उनका कहां कयाम है और उनकी हिफाजत का भी खातिर ख्वाह सामान किया हुआ है। अब हम एक शर्त पर उन 5 को आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप हम दोनों की जान बख्शी कर दें। उस सालार के उन अल्फाज के जवाब में बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए लम्हा भर के लिए शहाबुद्दीन और कावर्द खान ने एक दूसरे की तरफ देखा। निगाहों निगाहों में दोनों भाइयों ने कोई फैसला किया। फिर शहाबुद्दीन कहने लगा, हमें तुम्हारा ये फैसला मंजूर है, पर एक बात याद रखना, हमारे साथ ये वादा करने के बाद अगर तुम दोनों ने किसी तरीके से उन्हें भगाने की कोशिश की तो हम तुम दोनों को ऐसी अजियतनाक मौत मारेंगे कि इससे पहले कभी तुम दोनों ने वो अजियतनाकी सुनी ना होगी। इस मौके पर मैं ये फैसला कर रहा हूं कि तुम दोनों में से एक यहां मेरे पास रहेगा, दूसरा हमारे चंद दस्तों के साथ शहर में दाखिल होगा और उन 5 को पकड़कर मेरे पास लाया जाएगा। अगर तुम शहर में दाखिल होने के बाद मेरे मुसल्ला दस्तों के साथ गद्दारी करोगे, उन पर अपने बचे कुचे लश्करियों के जरिए हमला करके उनके लिए खतरे का बायस बनोगे, तो याद रखना, ये जो अभी तक हमारे पास तुम्हारे अनगिनत कैदी और तुम्हारा ये साथी जो हमारे पास होगा, इन सब को हम मौत के घाट उतारने के बाद जोधपुर शहर पर हमलावर होंगे। ना सिर्फ शहर की ईंट से ईंट बजाएंगे, बल्कि शहर की पूरी आबादी को भी एक कर्ब खेज अजाब से गुजरना होगा। इस बिना पर मैं तुम्हें पहले ही कहे देता हूं, बददियानती अहद शिकनी से काम ना लेना। अब तुम में से एक जो चाहे जोधपुर जाने के लिए तैयार हो जाए, मैं अपने कुछ मुसल्ला दस्तों को उसके साथ भिजवाता हूं। जवाब में उन दोनों ने सलाह मशवरा किया। फिर उनमें से एक जाने पर रजामंद हुआ था। कावर्द खान ने उसके साथ चंद दस्ते रवाना किए। इस तरह वो सालार जोधपुर की तरफ हो लिया था। अजीत सिंह के उस सालार को शहाबुद्दीन ने क्योंकि सख्त धमकी दी थी, लिहाजा उसने अहद शिकनी नहीं की। जो मुसल्ला दस्ते कावर्द खान ने उसके साथ भेजे थे, उन्हीं की निगरानी में वो मंसूर अली, सुल्तान अली के अलावा मुश्तबा खान के 3 कातिलों बिरादू, चंदर और देवराज को भी ले आया था। उसकी उस कारगुजारी से शहाबुद्दीन और कावर्द खान खुश हुए थे। उन 5 को लाकर जब शहाबुद्दीन और कावर्द खान के सामने ला खड़ा किया गया, तब वो 5 उन दोनों को देखकर हल्दी होकर रह गए थे। चेहरे पर वहशत बिखर गई थी, आंखों में खौफ रक्स करने लगा था। शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों थोड़ी देर तक उनकी उस कैफियत को देखते हुए लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर मंसूर अली और सुल्तान अली की तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, मेरा नाम शहाबुद्दीन है, तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा। मेरे साथ मेरा भाई कावर्द खान है। अगर तुम दोनों ने मुझे नहीं पहचाना तो मैं तुम दोनों को थोड़ा सा इशारा दे देता हूं। जरा अपने जहन पर जोर डालो और दरियाए चनाब का खूनी किनारा याद करो। मैं उस अली मर्दान का बेटा हूं जिसे तुम दोनों और तुम्हारे भेड़िया नुमा साथियों ने हमलावर होकर उसे, उसके भाई और भावज के साथ कत्ल कर दिया था, और उस टकराव के दौरान मैं मौजूद था। तुम दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा था। जालिमों, कत्ल करने के बाद तुम दक्कन की तरफ क्यों भाग गए थे? दिल्ली का रुख करते, हमारे साथ मुकाबला करते, मगर लोमड़ी का किरदार अदा करने के लिए दक्कन से दिल्ली की तरफ भाग आए। वहां भी जहनी और कल्बी सुकून हासिल ना हुआ तो अजीत सिंह के शहर जोधपुर में पनाह ली। याद रखना, इंसान कहीं भी चला जाए, आसमान की बुलंदियों को नाप ले, कहकशां में उतर जाए, जमीन की तह में चला जाए, जब कज़ा उसके ताक़ुब में लग जाती है तो फिर वो बच नहीं पाता। हम भी कज़ा बनकर तुम्हारे पीछे लग गए थे और देख लो, आज तुम्हें तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था,
तुम्हारे दोनों पुश्तबान बड़ा बादशाहगर और छोटा बादशाहगर अपने अंजाम बद को पहुंच चुके हैं। तुम दोनों के भाई सफदर अली और आलम अली दोनों ही आमाले बद की वजह से अदम को सिधार चुके हैं। अगर तुम दोनों ने किसी का कत्ल ना किया होता, वैसे ही मारपीट की होती, तो मैं यकीनन तुम दोनों को माफ कर देता। लेकिन तुम तो कातिल हो और तुम दोनों के कत्ल का मैं खुद ऐनी शाहिद भी हूं। दोनों थोड़ी देर रुको, तुम्हारी सजा तजवीज हो चुकी है, जल्द ही उस पर अमल दरामद भी होता है। उसके बाद बिरादू, चंद्र और देवराज, उन तीनों को उन दोनों के सामने लाया गया। इस बार खा जाने वाले अंदाज में उन तीनों की तरफ देखते हुए कावर्द खान बोल उठा था, तुम तीनों मुश्तबा खान के कातिल हो और मैं मुश्तबा खान का छोटा भाई कावर्द खान हूं। तुमने बड़ी राजदारी से और खुफिया अंदाज में मेरे भाई को हवेली से बाहर बुलाया और फिर उसका खात्मा कर दिया और भाग खड़े हुए। और देखो, आज मौत तुम तीनों के सरों पर सवार होने के लिए तैयार खड़ी है। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने थोड़ी देर के लिए कावर्द खान के कान में खुसर फुसर की, जिसे सुनकर वो उठ खड़ा हुआ। कुछ दूसरे सालारों को उसने अपने पास बुलाया। 2 घोड़ों को तैयार किया गया। उन दोनों घोड़ों के ऊपर सवार बैठ गए। घोड़ों की जीनों के साथ रस्से बांध दिए गए थे। एक घोड़े के साथ 2 रस्से थे, दूसरे के साथ 3। जिस घोड़े की जीन के साथ 2 रस्से बंधे हुए थे, उन रस्सों के साथ मंसूर अली और सुल्तान अली को बांध दिया गया। बाकी घोड़ों के 3 रस्सों में बिरादू, चंद्र और देवराज को जकड़ दिया गया। जब ऐसा हो चुका, तब शहाबुद्दीन ने घोड़सवारों को मखसूस इशारा किया। ये इशारा मिलना था कि उन घोड़सवारों ने अपने घोड़ों को महमीज लगाते हुए उन्हें खुले मैदानों के अंदर सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया था। घोड़े दौड़ रहे थे, सवार उन्हें महमीज पर महमीज लगाते हुए एक तरह से गोल चक्कर में दौड़ाते जा रहे थे और उन पांचों की चीखें माहौल के अंदर करबखेजी पैदा करती जा रही थी। जब उन पांचों की चीखों पुकार बंद हो गई, तब घोड़ों को रोक दिया गया। उनका जायजा लिया गया तो वो मर चुके थे। पांचों की लाशों को रस्सों से अलहदा करके चील कव्वों की खुराक बनने के लिए पड़ाव से जरा दूर फेंक दिया गया था। शहाबुद्दीन और कावर्द खान ने अपने लश्कर के साथ 2 दिन तक उस जगह कयाम किए रखा जहां उनकी अजीत सिंह के लश्कर के साथ जंग हुई थी। इस दौरान इंकलाब बर्पा होना शुरू हो गया था। वो इस तरह के अजीत सिंह जिसने अजमेर में कयाम किया हुआ था, उसे खबर मिल गई थी कि दक्कन से खुद निजामुल मुल्क भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जोधपुर और अजमेर का रुख कर रहा है, इसलिए कि उसे अजीत सिंह की सरकशी और बगावत की खबर हो चुकी है। यह खबर सुनकर अजीत सिंह के पांव तले से जमीन सरक कर रह गई थी। बड़ी सूरत के साथ उसने उन मस्जिदों को दोबारा तामीर कराना शुरू कर दिया था जो उसने गिराई थी। उसी वक्त उसने हुक्म जारी कर दिया कि मुसलमान अपनी मस्जिदों में हस्बे साबिक आजादी के साथ नमाज अदा कर सकते हैं और साथ ही जब और जिस वक्त चाहे गाय को भी ज़िबा कर सकते हैं। इस दौरान अजीत सिंह को यह बुरी खबर मिली कि उसने अपने जिन 2 सालारों को शहाबुद्दीन और कावर्द खान का मुकाबला करने के लिए भेजा था, उन दोनों को शिकस्त हुई है। उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया है। बड़े बादशाहगर ने जिन 5 कातिलों को उसके पास पनाह लेने के लिए भेजा था, उनका खात्मा कर दिया गया है। जब निजामुल मुल्क अपने लश्कर के साथ दहली पहुंच गया तो दहली शहर का समा भी कुछ और हो गया था। शहर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। खुद मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह, उसका वजीर इनायतुल्लाह खान काश्मीरी, दूसरे इमायदीन सल्तनत के अलावा मोहम्मद अमीन खान के सारे कुंबे ने एक तरह से पुरजोश अंदाज में निजामुल मुल्क का इस्तकबाल किया था। निजामुल मुल्क के दहली में आते ही शहर के अंदर एक तरह का सुकून और अमन कायम हो गया था और मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को अपनी ममलुकत का वजीर मुकर्रर कर दिया था। उधर ईरान में भी नादिर कुली की वजह से बड़ी तेजी के साथ तब्दीली और इंकलाब बर्पा होना शुरू हो गया था। दरअसल जब मुल्क के हालात अबतर हों तो किसी न किसी शख्स के लिए तरक्की के रास्ते आसान हो ही जाते हैं। ऐसा ही एक बहाना नादिर कुली का भी बन गया। उन दिनों उज़्बक ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर हो रहे थे, लिहाजा महमूद सिस्तानी ने जो मुल्हका इलाकों का हाकिम था, नादिर कुली खान को उज़्बकों की उस मुहिम को सर करने के लिए भेजा। नादिर कुली लश्कर लेकर रवाना हुआ। उसने बड़ी शुजात का सबूत देते हुए उज़्बकों को वाकई अपनी सरजमीनों से निकाल बाहर किया। महमूद सिस्तानी उसकी उस कामयाबी पर खुश तो बहुत हुआ था, लेकिन जब उस कारगुजारी के सिले में नादिर कुली उसके दरबार में हाजिर हुआ और अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया कि महमूद सिस्तानी उसे उस कारगुजारी के सिले में खुरासान का नाइब सल्तनत बना दे, तब महमूद उसकी उस ख्वाहिश पर सख्त बरहम और गजबनाक हुआ और उसे ज़दोकोब करते हुए उसके अपने इलाकों से भी निकाल बाहर किया। इक़्तिदार छिनने के बाद नादिर कुली अब इधर उधर मारा मारा फिरने और आवारा गर्दी करने लगा। बरगश्ताए नसीब ने आखिर उसे राहजन बना दिया। आने जाने वालों को लूटना और कारवानों पर डाके डालना उसका मशगला बन गया और राहजनी की बदौलत जब कुछ दौलत उसके पास जमा हो गई तो उसने अपने साथियों में इजाफा करना शुरू कर दिया। रकम खर्च करते हुए अपनी ताकत में इजाफा करने लगा, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते उसके साथियों की तादाद हजारों तक जा पहुंची।
नादिर ने जब देखा कि अब उसकी ताकत तो अच्छी हो गई है, लिहाजा उसने खुरासान के मुख्तलिफ इलाकों से जबरदस्ती महसूल वसूल करना शुरू कर दिया था। ऐसा करने से न सिर्फ उसकी दौलत में खूब इजाफा हुआ बल्कि उसके साथियों की तादाद भी बढ़ती चली गई थी। उन हालात में उसने फैसला किया कि किसी मजबूत और मुस्तहकम किले को फतह करके उसे अपना मस्कन बनाया जाए और वहीं से निकलकर मजीद इलाकों पर कब्जा किया जाए। उस मकसद को हासिल करने के लिए उसकी निगाह एक ऐसे किले पर पड़ी जिसका नाम कलात था। बहरहाल नादिर कुली कलात नाम के उस किले पर हमलावर हुआ, बड़ी आसानी से उसे फतह कर लिया और यह किला नादिर कुली के नाम से कलात नादरी कहलाने लगा। वो किला फतह करने के बाद नादिर कुली ने अब उस किले के अंदर दौलत जमा करने के साथ साथ अपनी ताकत में भी इजाफा करना शुरू कर दिया था। और अब वो महज डाकू सरदार ही ना रहा था बल्कि उसकी हैसियत एक हुक्मरान की सी हो गई थी और खुरासान के अतराफ में उसकी हुकूमत का चर्चा भी होने लगा था। कलात को फतह करते ही उसने जब देखा कि उसकी ताकत अब खूब बढ़ गई है, चुनाचे उसने निशापुर शहर पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। निशापुर शहर उन दिनों महमूद सिस्तानी की मिल्कियत में था। नादिर कुली बड़ी बर्क रफ्तारी से अपने लश्कर के साथ निशापुर की तरफ बढ़ा। महमूद सिस्तानी ने निशापुर शहर की हिफाजत के लिए वहां जो लश्कर मुतय्यन किया हुआ था, नादिर कुली उस पर हमलावर हुआ। सबको उसने मौत के घाट उतार दिया और फातेह की हैसियत से निशापुर में दाखिल हो गया। निशापुर फतह करने के बाद नादिर कुली ने बड़ी दानिशमंदी से काम लेते हुए एक सियासी कदम उठाया। दरअसल उन दिनों ईरान के साबिक बादशाह सुल्तान हुसैन का बेटा तहमासप जिंदा था और उसने माजनदान में कयाम कर रखा था। वो बादशाह कहलाता था और उसने अपना दरबार भी लगा रखा था। इसके अलावा उसे काचार कबीले के सरदार फतेह अली की हिमायत भी हासिल थी। साथ ही तहमासप के पास उस वक्त 3000 का एक लश्कर भी मौजूद था। नादिर कुली ने उस मौके पर यह सोचा कि अगर वो अकेला ही इस किस्म की मुहिम जुई करता रहे तो वो खास तरक्की नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो कितनी भी फतुहात कर ले, लोगों की तवज्जो ज्यादातर ईरान के साबिक बादशाह सुल्तान हुसैन के बेटे तहमासप की तरफ रहेगी, इसलिए कि वो सफवी खानदान का फर्जंद था और सफवी खानदान की ईरान में बड़ी कदर व कीमत थी। इस बिना पर निशापुर को फतह करने के बाद नादिर कुली ने वहां तहमासप सफवी के नाम पर हुकूमत कायम की और उसने तहमासप सफवी की मुलाजमत इख्तियार करने का भी ऐलान कर दिया। फिर चंद ही दिन का वक्फा डालकर अपने लश्कर के साथ वो हरकत में आया। अब उसके पास 5000 का एक लश्कर था। उस लश्कर के साथ वो फर्रुखाबाद पहुंचा। ये माजनदान का इलाका था जहां तहमासप सफवी ने कयाम किया हुआ था। नादिर कुली उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और इरादा जाहिर किया कि अब हमें मजीद पेशकदमी करनी चाहिए और पूरे ईरान पर कब्जा कर लेना चाहिए। तहमासप ने उससे इत्तेफाक किया। अब 5000 का लश्कर नादिर कुली के पास था, 3000 तहमासप के पास। दोनों के लश्कर की तादाद 8000 हो गई थी। नादिर कुली एक इंतकामी इंसान भी था। उसने तहमासप सफवी की मुलाजमत तो इख्तियार कर ली थी, लेकिन तहमासप ज्यादातर एतमाद काचार कबीले के सरदार फतेह अली खान पर करता था। लिहाजा फतेह अली खान नादिर कुली के दिल में कांटे की तरह खटकने लगा। उस मौके पर नादिर कुली ने तहमासप को मशवरा दिया कि अब माजनदान से निकलकर खुरासान का रुख करना चाहिए और पूरे खुरासान पर कब्जा करने के बाद दूसरे इलाकों का रुख करना चाहिए। तहमासप ने उससे इत्तेफाक किया, लिहाजा खुरासान की तरफ रवाना हुए। काचार कबीले का सरदार फतेह अली खान भी उनके साथ था। 8000 के लश्कर के साथ तहमासप सफवी, नादिर कुली और फतेह अली खान ने खुरासान का रुख किया। फतेह अली खान को चूंकि नादिर कुली नापसंद करता था, इसलिए कि तहमासप सफवी एक तरह से उसे अपना नाइब ख्याल करता था। इस बिना पर रकाबत के जज्बे में डूबकर नादिर कुली ने रास्ते में फतेह अली खान को ठिकाने लगा दिया और इस तरह अपना रास्ता उसने साफ कर लिया था। तहमासप ने नादिर कुली के उस फेल को दिल पर पत्थर रखकर गवारा कर लिया और उसे अपने लश्कर का सिपह सालार आला मुकर्रर कर दिया था। यह कामयाबी हासिल करने के बाद नादिर कुली ने अब तहमासप के साथ मशहद का रुख किया। 8000 के लश्कर के साथ नादिर कुली मशहद पर हमलावर हुआ। मशहद भी महमूद सिस्तानी का था और महमूद सिस्तानी ने उन दिनों मशहद ही में कयाम किया हुआ था। महमूद सिस्तानी ने नादिर कुली का मुकाबला किया, लेकिन महमूद सिस्तानी की बदकिस्मती के नादिर कुली के मुकाबले में उसे शिकस्त उठाना पड़ी। नादिर कुली फाते रहा। महमूद सिस्तानी गिरफ्तार हुआ और नादिर कुली ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर मशहद पर भी नादिर कुली ने कब्जा कर लिया। इस तरह नादिर कुली को बतदरीज इख्तियार व इक्तदार हासिल होता गया, यहां तक कि उन दिनों जो इलाके महमूद सिस्तानी के मातहत थे उन पर नादिर कुली ने कब्जा कर लिया। उन इलाकों पर तहमासप सफवी ने अपने भरोसे के एक शख्स को हाकिम मुकर्रर किया और अपनी भांजी उसके बेटे रजा कुली के अक्द में दे दी थी। नादिर कुली ने चंद रोज तक दामगान में कयाम किया। उसके बाद उसने इस्फहान का रुख करने का फैसला किया। दूसरी तरफ इस्फहान पर अपने चचाजाद भाई महमूद का खात्मा करके
اشرف حکمرانی کر رہا تھا۔ اسے جب نادر قلی کی فتوحات اور کامیابی کی خبر ہوئی تو وہ ایک لشکر لے کر اصفہان سے نکلا تاکہ نادر قلی کا خاتمہ کیا جائے۔ دامغان کے قریب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں نہایت ہی بے جگری سے لڑے۔ خون ریز جنگ ہوئی جس میں اشرف کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر اصفہان کی طرف بھاگ گیا۔ اصفہان پہنچ کر اشرف نے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب اور کنبے کے لوگوں کو قلعے کے اندر محفوظ کر دیا اور ایک بار پھر اپنا لشکر استوار کر کے اصفہان سے لگ بھگ 36 میل کے فاصلے پر خود کے مقام پر پڑاؤ کر لیا۔ نادر قلی کو اس کارروائی کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے طہماسب کو دامغان میں چھوڑا اور خود لشکر لے کر اصفہان کی طرف بڑھا۔ ایران کے لوگ اب صفوی خاندان کی عظمت کو بھول کر اور فراموش کرتے ہوئے نادر قلی کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ جدھر سے بھی اس کا گزر ہوتا نوجوان اپنی خدمات پیش کرتے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جاتے۔ اس طرح بڑی تیزی سے نادر قلی کے لشکر میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ موقع ایران کے صفویوں کے لیے غیرت اور نسلی وقار کا سوال تھا تو دوسری طرف اشرف اور اس کے لشکریوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ نادر قلی کو خبر ہو چکی تھی کہ اشرف نے خود کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے ہیں، لہٰذا اس نے سیدھا ادھر ہی کا رخ کیا۔ نادر قلی جب وہاں پہنچا تو اشرف کے ساتھ اس کا خوفناک ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں بھی نادر قلی نے اشرف کو ایک بار پھر بدترین شکست دی اور اشرف کے لگ بھگ 4000 ساتھی اس جنگ میں کام آئے۔ ایک بار پھر میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے اس نے اصفہان کی راہ لی۔ اصفہان پہنچتے ہی اشرف نے اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کے ساتھ وہاں سے بھی نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ اگلے روز جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اپنے کنبے، قبیلے اور ساتھیوں کے ساتھ کاروان کی صورت میں اصفہان سے نکل کر شیراز کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اصفہان سے کوچ کرتے وقت اس نے ایران کے سابق صفوی بادشاہ سلطان حسین کو قتل کر دیا تاکہ وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ اس کا تخت و تاج چھیننے والے موت سے بچنے کے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ خود کی فتح کے بعد نادر قلی فاتحانہ انداز میں اصفہان میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے اصفہان کو فتح کرنے والے محمود خان کے مقبرے کو نابود اور منہدم کر دیا تاکہ افغانوں کی فتح کا یہ نشان باقی نہ رہے۔ اس وقت طہماسب کے پاس جو ایرانی لشکر تھا اسے لے کر وہ تہران کی طرف بڑھنا شروع ہوا تھا۔ اسے جب اصفہان کی فتح کی خبر ملی تو اس نے تہران کی بجائے اصفہان کا رخ کیا اور جس روز نادر قلی اصفہان میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اس کے چند ہی روز بعد وہ بھی اصفہان میں داخل ہو گیا۔ ایرانی مورخین کا بیان ہے کہ جب اس نے صفیوں کے بنائے ہوئے محلات کو شکستہ حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہاں اپنی والدہ کو باقاعدہ حیات دیکھ کر دکھ کے ساتھ ساتھ اس کو حیرت اور خوشی بھی حاصل ہوئی۔ اصفہان سے نکلنے کے بعد گلزئیوں کا سربراہ اشرف اپنے ساتھیوں اور لشکر کے ساتھ ایک کاروان کی صورت میں منزل پر منزل مارتا ہوا شیراز کا رخ کر رہا تھا۔ آخر وہ بخیریت شیراز پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں اسے لشکر کو منظم کرنے کے لیے وقت بھی مل گیا۔ اصفہان میں داخل ہونے کے بعد طہماسب نے نادر قلی کو سب سے پہلا مشورہ یہ دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ فی الفور اشرف کے تعاقب میں نکل کھڑا ہو اور اس کی طاقت اور قوت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے، لیکن نادر قلی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ الٹا اس نے پہلے یہ مطالبہ کر دیا کہ سب سے پہلے ملک میں محصولات عائد کرنے کا اختیار اسے حاصل ہونا چاہیے۔ یہ اختیار گویا دوسرے لفظوں میں حکومت کا مکمل اختیار تھا، لیکن نادر کا یہ مطالبہ ماننے کے سوا اب طہماسب کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ طہماسب تو اس کے ہاتھ میں کھلونا تھا جسے جب اور جس وقت نادر قلی چاہتا موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس لشکر تو تھا ہی نہیں، جبکہ ایران کے لوگ بھی اب صفیوں کی عظمت کو فراموش کرتے ہوئے نادر قلی کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لہٰذا طہماسب نے نادر قلی کو یہ اختیار دے دیا تھا۔ یہ اختیار حاصل کرنے کے بعد نادر قلی نے شیراز کی مہم کے لیے کوچ کا نکارہ بجوایا۔ فتح کے نشے میں اس کا لشکر شیراز کے قرب و جوار میں جا پہنچا۔ اشرف نے شیراز سے 20 میل دور استخر کے مشہور مقام کے قریب اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ نادر قلی کے پاس اب خاصا بڑا لشکر تھا، لہٰذا وہ اشرف پر حملہ ہوا۔ یہاں بھی اس نے اشرف کو بدترین شکست دی اور اشرف اپنے عزیزوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کے ساتھیوں کا خوب قتل عام ہوا۔ بہت سے جنگ کے دوران مارے گئے، بہت سے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے قندھار کی طرف راہ فرار اختیار کر گئے۔ اشرف کی بدقسمتی کے شیراز کے نواح سے اس نے جب قندھار کا رخ کیا تو اپنی روانگی سے پہلے اس نے اپنا خزانہ قندھار کی طرف روانہ کر دیا تھا، لیکن راستے میں کچھ مسلح جوان حملاور ہوئے اور اس کا خزانہ لوٹ لیا، اور جس وقت صحرائے لوط سے اشرف گزر رہا تھا کچھ لوگ اس پر حملاور ہوئے اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر کاٹ کر ان لوگوں نے طہماسب کے پاس اصفہان روانہ کر دیا۔ اس طرح ایران پر گلزئی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ گلزئی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد نادر شاہ نے ایران سے گلزئی اور افغانوں کے قبائل کو نکال باہر کیا تھا
और ईरानी उस काम को नादिर कुली का अजीम कारनामा करार देते थे। अब नादिर कुली ने ईरान के लिए जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया था, उसका सिला देना तहमासब के लिए आसान न था, क्योंकि वो नादिर कुली के कारनामों से मुतासिर था। लिहाजा उसने खुरासान, सीस्तान, करमान और माजनदान के इलाकों की हुकूमत नादिर कुली को दे दी और साथ ही उसे सुल्तान के खिताब से भी नवाजा। और यही तहमासब की गलती थी। ऐसा करके एक तरह से उसने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी, अपनी हुकूमत का खात्मा किया था और नादिर कुली की हुकूमत को एक तरह से उसने मुस्तहकम करके रख दिया था। नादिर कुली को अगरचे सुल्तान का खिताब दिया गया था, ये एक एजाज था, असल हुक्मरान तहमासब ही था, लेकिन नादिर कुली ने उससे भरपूर फायदा उठाया। उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए और अपनी सिपाह को तनख्वाहें भी वो खुद देता था, और ये काम सिर्फ एक खुद मुख्तार हुक्मरान ही कर सकता था। गिलजइयों की हुकूमत का खात्मा करने के बाद नादिर कुली ने अब तुर्कों की तरफ तवज्जो की, जो ईरान के अक्सर इलाकों के दर पे थे और उनकी आज़ादी के लिए खतरा बने हुए थे। तुर्कों ने जिन ईरानी इलाकों पर कब्जा किया हुआ था, वहां उन्होंने छोटे छोटे हिफाजती लश्कर मुकर्रर किए हुए थे, जो इंतजामी अमूर निपटाने के साथ साथ वहां का नज़्म व नस्क भी अपने हाथ में रखते थे। नादिर कुली पहले हमदान की तरफ रवाना हुआ। वहां तुर्कों का एक छोटा सा लश्कर था, उस पर वो हमलावर हुआ और उसे हमदान से मार भगाया। तुर्कों के खिलाफ उस कामयाबी पर नादिर कुली के हौसले मजीद बढ़ गए, लिहाजा उसने आज़रबाईजान की तरफ रजू किया। वहां भी तुर्कों का एक छोटा सा लश्कर था, उस पर भी हमलावर होकर आज़रबाईजान को भी उसने तुर्कों से खाली करा लिया। उसके बाद नादिर कुली का इरादा था कि वो एक और शहर अबरवान पर हमलावर होने की कोशिश करेगा कि इतने में उसे खबर मिली कि खुरासान में हालात उसके खिलाफ हो गए हैं। वहां कुछ लोगों ने जगह जगह सरकशी इख्तियार करते हुए लूट मार का बाजार गर्म कर दिया था। लिहाजा अबरवान की तरफ पेशकदमी करने की बजाय नादिर कुली पलटा, खुरासान का रुख किया। वहां जिन लोगों ने बगावतें खड़ी की थी, उन पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब ईरान पर एक तरह से दो हुक्मरान थे, एक तहमासब सफ़ी और दूसरा नादिर कुली। नादिर कुली ने चूंकि अबरवान पर हमलावर होने का इरादा किया था, फिर खुरासान के खराब होते हालात को देखते हुए वो खुरासान की तरफ चला गया था। उसके खुरासान की तरफ चले जाने से तहमासब ने फायदा उठाने का इरादा किया। उसके पास एक खासा बड़ा लश्कर जमा हो चुका था। उसने फैसला किया कि नादिर कुली फतुहात पर फतुहात हासिल करता जा रहा है। अबरवान पर वो हमलावर होना चाहता था, लेकिन उसे खुरासान के हालात दुरुस्त करने के लिए वापस जाना पड़ा। इस बिना पर तहमासब ने फैसला किया कि वो खुद अबरवान पर हमलावर होगा और फतह हासिल करके अपने लोगों का हर दिल अजीज हुक्मरान बनने की कोशिश करेगा। उस मकसद को हासिल करने के लिए तहमासब ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और अबरवान की तरफ रवाना हुआ। अबरवान में भी तुर्कों का एक छोटा सा लश्कर था। तहमासब जब उस लश्कर से टकराया तो तुर्कों के उस छोटे से लश्कर ने तहमासब को बदतरीन शिकस्त दी और तहमासब शिकस्त उठाकर भागा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस एक ही शिकस्त से तहमासब ने वो सब कुछ खो दिया जो नादिर कुली ने हासिल किया था। इसके अलावा तहमासब ने जो दूसरा गलत कदम उठाया वो ये कि उसने तुर्कों से उस शिकस्त के बाद एक मुआहिदा कर लिया, जिसकी रूह से दरियाए अरस, ईरान और तुर्की की मुश्तरका हद मुकर्रर किया गया और गंजा, तकलीस, अबरवान, शबाखा, दागिस्तान, अर्जलान, करमान, हमदान और लोरिस्तान के इलाकों पर तहमासब ने तुर्कों का कब्जा तस्लीम कर लिया। नादिर कुली को जब तुर्कों के साथ तहमासब के उस मुआहिदे की खबर मिली तो वो सख्त बराफरोख्ता हुआ और उस मुआहिदे के खिलाफ बजोर एहतजाज किया। उसने ईरान के मुख्तलिफ सूबों के हुक्मरानों के नाम मुरासले भेजकर उस मुआहिदे पर इजहार नाराजगी किया। फिर तुर्की के सुल्तान के पास अपना एक सफ़ीर कुस्तुनतुनिया रवाना किया और ये पैगाम भेजा, इस मुआहिदे को बातिल करार दिया जाए और वो इलाके छोड़ दिए जाएं जो इस मुआहिदे की रूह से तहमासब ने तुर्कों के हाथ में दे दिए हैं, वरना हुकूमत ईरान उनसे जंग करेगी। तुर्कों को ये पैगाम भेजने के बाद नादिर कुली ने तहमासब के खिलाफ राय आमा को मुश्तइल करके अपने लश्कर के साथ इस्फहान का रुख किया। इस्फहान पहुंचकर उसने तहमासब को गिरफ्तार कर लिया और उसे खुरासान भिजवा दिया। लेकिन उसे अभी तक शक व शुबा था कि वो ईरानी अवाम में अभी इतना मकबूल और हर दिल अजीज नहीं कि लोग उसे बादशाह की हैसियत से कबूल कर लें। लिहाजा अपनी बादशाहत का ऐलान करने की बजाय उसने तहमासब के बेटे अब्बास सोइम की बादशाहत का ऐलान कर दिया और खुद उसका निगरान आला बन बैठा। तहमासब का कजिया निमटाकर उसने सरजमीन ईरान को तुर्कों से पाक करने का तहिया कर लिया। चुनाचे उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उस लश्कर के साथ उसने बगदाद का रुख किया। बगदाद में उस वक्त तुर्कों का एक लश्कर था जिसकी कमांदारी उनका एक सालार अहमद पाशा कर रहा था। यह लश्कर भी दूसरे लश्करों की तरह छोटा सा था और सिर्फ शहर की हिफाजत पर मामूर था। नादिर कुली ने आगे बढ़कर बगदाद का मुहासरा कर लिया। नादिर कुली का ख्याल था कि वो तुर्कों के छोटे से लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद बहुत जल्द बगदाद पर कब्जा कर लेगा
اور پھر ترکوں کی حکومت کو وہ اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ترکوں کے سالار احمد پاشا کے پاس کیونکہ چھوٹا سا لشکر تھا، لہٰذا اس نے شہر سے باہر نکل کر نادر قلی کا مقابلہ نہ کیا، بلکہ وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ شہر کے اندر محصور ہو گیا اور نادر قلی کے جان لیوا حملوں کی اس نے شدید مزاحمت کی۔ ترکوں کے سالار احمد پاشا نے چھوٹے سے اس لشکر کے ساتھ اس قدر جواں مردی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے نادر قلی کو بغداد کے قریب تک نہ آنے دیا، یہاں تک کہ بغداد کے قریب ہی ترکوں کا ایک اور سالار بھی ایک لشکر کے ساتھ مقیم تھا اور اس سالار کا نام توپال عثمان تھا۔ توپال عثمان کو جب خبر ہوئی کہ نادر قلی نے آگے بڑھ کر بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے تو بغداد میں اپنے سالار احمد پاشا کی مدد کے لیے وہ بڑی تیزی سے بغداد کی طرف بڑھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو لشکر توپال عثمان اور احمد پاشا دونوں کے پاس تھا، ان کے مجموعی لشکر سے نادر شاہ کا لشکر کہیں زیادہ تھا۔ نادر شاہ کو جب خبر ملی کہ ایک چھوٹا سا لشکر ترکوں کا شہر کے اندر محصور ہو گیا ہے اور شدت سے مزاحمت کر رہا ہے اور اب ان کا ایک اور سالار توپال عثمان اس لشکر کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے فی الفور اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا اور وہ ایسا کر کے بھی جنگ کو جاری رکھ سکتا تھا۔ ایک حصے کے ساتھ اس نے بغداد کا محاصرہ جاری رکھا، دوسرا حصہ خود لے کر وہ ترکوں کے دوسرے سالار توپال عثمان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ کرکوک کے میدانوں میں ترکوں کے سالار عثمان اور نادر قلی کا سامنا ہوا۔ ترکوں کے لشکر کو دیکھتے ہوئے نادر قلی کا خیال تھا کہ ترکوں کا وہ لشکر چند لمحے بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے گا، اس لیے کہ وہ تعداد میں کم تھا، لیکن نادر قلی جب اس لشکر سے ٹکرایا تو ترکوں کے اس لشکر نے نادر قلی کے سارے دم خم توڑ کر رکھ دیے تھے۔ دونوں لشکروں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی جس میں خلاف امید نادر قلی کو بدترین شکست ہوئی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ترکوں نے نادر قلی کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نادر قلی جب کرکوک کے میدانوں سے شکست اٹھا کر بھاگا تو ترکوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ بغداد کے پاس سے گزرتے ہوئے نادر قلی کا دوسرا لشکر بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس طرح مزید تعاقب کرتے ہوئے ترکوں نے ایرانیوں کا خوب قتل عام کیا اور نادر قلی کے لشکر کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس بدترین شکست کے بعد نادر قلی مایوس ہو کر کرکوک سے ہمدان چلا گیا اور وہاں اس نے قیام کر لیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس شکست کے بعد دل برداشتہ ہو جاتا اور انتقام لینے کا ارادہ نہ کرتا، لیکن اس شکست نے شکست کا انتقام لینے کے لیے اسے اور بھی مشتعل کر دیا۔ اس نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کی مذمت نہ کی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آزمائش کے میدان میں کبھی کبھی جواں مردوں کو شکست کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال نادر قلی نے میدان جنگ میں مرنے والوں کے لواحقین کو مالی امداد دی، جن کو نقصان اٹھانا پڑا ان کے نقصان کی تلافی کی۔ زخمیوں کی دلداری کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی ہوا اس نے اپنے عوام سے شکست کا احساس دور کیا۔ اس کی شخصیت اتنی عظیم اور اس کی شجاعت اور ہمدردی کا شہرہ اتنا عام تھا کہ ایران کے ہر صوبے سے نوجوان اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح صرف 3 ماہ کے مختصر سے عرصے میں اس نے پہلے سے بھی بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ یہ لشکر لے کر نادر قلی پھر ترک سالار توپال عثمان کا مقابلہ کرنے کے لیے کرکوک کے میدانوں کی طرف گیا۔ ایک بار پھر توپال عثمان اور نادر قلی کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ اب جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا اور یہ بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ فتح کس کا مقدر بنے گی، شکست کس کی جھولی میں آئے گی، کہ اچانک ترک سالار توپال عثمان میدان جنگ میں مر گیا اور اپنے سالار کے مارے جانے پر ترک پسپا ہو گئے۔ بنیادی طور پر نادر قلی بغداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کرکوک کی دوسری جنگ میں اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر ترک سالار توپال عثمان میدان جنگ میں کام نہ آ جاتا تو کرکوک کے میدان میں اسے دوسری بار بھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ بغداد میں ترکوں کا ایک اور سالار احمد پاشا بیٹھا ہوا تھا۔ اس بنا پر کرکوک کے میدانوں میں اپنی شکست کا انتقام لینے کے بعد نادر قلی واپس ہو لیا۔ اس کے واپس ہونے کی ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ ایران میں ایک شخص مرزا محمد تقی خان نے اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی تھی۔ نادر قلی بڑی برق رفتاری سے مڑا، مرزا محمد تقی خان پر حملہ ہوا اور اسے گرفتار کر لیا اور اسے اپنے ساتھ شیراز لے گیا جہاں اس نے خودکشی کر لی۔ اب نادر قلی نے خوب طاقت اور قوت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں ایران کے وہ علاقے حاصل کرے گا جن پر ترکوں اور روسیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے گرجستان کا رخ کیا۔ گرجستان میں اس وقت ترکوں کا ایک سالار امیر عبداللہ ایک لشکر کے ساتھ مقیم تھا۔ نادر قلی نے آگے بڑھ کر تکلیس اور ابروان شہروں کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کھلے میدانوں میں امیر عبداللہ اور نادر قلی کا مقابلہ ہوا۔ اس بار بھی نادر قلی کی خوش قسمتی کی جنگ کے دوران ترکوں کا سالار امیر عبداللہ مارا گیا، جس کی وجہ سے ترکوں کا لشکر واپس ہو لیا اور کامیابی نادر قلی کی جھولی میں آئی۔
तुर्कों को पसपा करने के बाद नादिर कुली तकलीस, गंजा और अबरवान के इलाकों पर काबिज हो गया। उसके बाद उसने उस्मानी तुर्कों के सुल्तान से गुफ्तो शुनीद करके तुर्कों के साथ सुलह का मुआहिदा कर लिया। अब नादिर कुली की नजरें रूस की तरफ थी। रूस का हुक्मरान पीटर आजम जब तक जिंदा रहा, नादिर कुली ने खामोशी इख्तियार किए रखी और पीटर आजम ने ईरान के खिलाफ जारहाना तरीका जारी रखा। पीटर आजम जब मर गया तो उसकी जगह मलिका ऐना रूस की हुक्मरान बनी। जब वो तख्त नशीन हुई तो उसके पेशरुओं ने ईरान की मुस्तहकम सूरत हाल देखकर उसे ये मशवरा दिया कि बहरे अखजर के साहिली इलाकों को खाली कर दिया जाए। चुनाचे अपने मुशीरों की बात मानते हुए मलिका ऐना ने बहरे अखजर के इलाके खाली करके ईरान के हवाले कर दिए। इस दौरान नादिर कुली की मजीद खुशकिस्मती सामने आई। वो ये कि उन्हीं दिनों रूस और तुर्की आपस में टकरा गए। दोनों कुव्वतों के टकराने से नादिर कुली ने फायदा हासिल करने का इरादा कर लिया। जिस वक्त रूस और तुर्की दोनों एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए, तब नादिर कुली ने अपना सफीर रूस की तरफ भिजवाया और उनसे मुतालबा किया कि वो बाकू और दरबंद के इलाके ईरान को वापस कर दें। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर रूस ने ये इलाके ईरान को वापस ना किए तो फिर ईरान रूस के खिलाफ तुर्की का साथ देगा। उस वक्त रूस के लिए हालात बड़े नाजुक थे। तुर्की के साथ उसके ताल्लुकात खराब थे। उस धमकी से रूस मरूब हो गया, लिहाजा हुकूमत रूस ने बादले नाखास्ता ये इलाके ईरान को वापस कर दिए। इस तरह नादिर कुली ने सरजमीन ईरान को उस्मानियों, रूसियों और अफगानों से एक तरह से खाली करा लिया था। अब नादिर कुली एक तरह से ईरान का मुख्तार कुल हुक्मरान था। खारजी हरीफों को वो नीचा दिखा चुका था। दाखिली शोरिशें भी खत्म हो चुकी थीं। कबाइलियों में भी इतना हौसला ना रहा था कि ईरान में दाखिल होकर लूट मार कर सकें। ईरान के साबिक हुक्मरान सफ़वी खानदान में अब कोई तख्तो ताज का वारिस ऐसा ना था जिससे नादिर कुली को खतरा लाहक होता। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों अब्बास सोइम, जिसे नादिर कुली ने ईरान का बादशाह बनाया था, फोत हो गया। लिहाजा नादिर कुली को अपनी बादशाहत का ऐलान करने में कोई अमर माने नजर न आया। बहरहाल उसने मुगानदार के सहरा में सरकर्दा ईरानी उमारा की मजलिस में मुल्क की सियासत पर तकरीर की। आइंदा खतरात से उन्हें आगाह किया। सफ़वी खानदान का कोई लायक वारिस ना होने का भी जिक्र किया। कौमी हुकूमत को मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत का एहसास भी दिलाया। ऐसा वो इसलिए कर रहा था कि वो ईरानी नहीं, तुर्क था। आखिर उन्हें किसी ऐसे शख्स को अपना बादशाह नामजद करने को कहा जो ईरान की अजमत को बहाल कर सके। ईरानी उमारा ने, जैसा कि नादिर कुली को उम्मीद थी, नादिर कुली ही को हुकूमत संभालने की इस्तदा की। उसने पहले तो कुछ पसो पेश किया। आखिर उमारा के इसरार पर उसने ईरान का बादशाह बनने की हामी भर ली, लेकिन उस मकसद के लिए उसने 3 शराइत पेश की जो ईरान के सब उमारा ने कबूल कर ली। पहली शर्त यह थी कि हुकूमत नादिर कुली के खानदान में मौरूसी रहेगी। दूसरी शर्त यह थी कि कोई शख्स साबिक सफ़वी खानदान के किसी फर्द को तख्तो ताज हासिल करने में मदद नहीं देगा। तीसरी सबसे अहम शर्त यह थी कि अहले ईरान सुन्नी मजहब कबूल कर लेंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि सारे ईरानी उमारा ने नादिर कुली को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया और उसकी उस पेश करदा तीनों शराइत को भी कबूल कर लिया। इस तरह नादिर कुली ईरान का शहंशाह बना। शहंशाह बनने के बाद नादिर कुली ने अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करने का फैसला किया। ताजपोशी की रस्म अदा करने के लिए एक खास ऐवान तामीर करवाया गया और तकरीब के लिए नजूमियों ने वक्त और दिन मुकर्रर किया। ईरान की अजीम रिवायात के मुताबिक नादिर कुली के सर पर ताजे शाही रखा गया और नादिर कुली के लक़ब से सरजमीन ईरान का बादशाह बन गया। उस मौके पर नादिर कुली ने हीरों और जवाहरात के तख्त पर बैठकर रियाया का खिराज अकीदत कबूल किया। उस तकरीब की यादगार में नादिर कुली ने अपने नाम के नए सिक्के ढाले और इस तरह अफशार कबीले का चरवाहा, जो ईरान को अफगानों, तुर्कों, रूसियों और कबायली हमलावरों से निजात दिलाने का बाइस बना था, नादिर कुली से नादिर कुली अफशार के नाम से ईरान का बादशाह हुआ।